अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रिज़वान और आप देख रहे हैं नेक्स्ट डे सॉल्यूशंस का यूट्यूब चैनल। हमारे पिछले लेक्चर में हमने अपने वीपीएस के ऊपर पीएचपी, माईएसक्यूएल, पीएचपी माई एडमिन और बाकी सारी ऐसी चीज़ें इंस्टॉल करके साथ डोमेन पॉइंट किया था ताकि हम अपनी वेब पेज को वहाँ पे लोड कर सकें अपने वीपीएस के ऊपर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि उसके ऊपर कंपोज़र, एनपीएम इंस्टॉल करके और फिर वहाँ पे लारावेल ऐप को डिप्लॉय करेंगे और ऑटो डिप्लॉयमेंट उसकी सेट करेंगे। तो अगर आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वहाँ पे जाके आप सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं और आने वाले लेक्चर्स को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस आते रहें। और अगर आप यही कोर्स हमारे इदारे में आके हमारी निगरानी में या फिर ज़ूम पे हमारे साथ लाइव करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे नीचे दिए गए नंबर्स पे राब्ता करके खुद को एनरोल करवा सकते हैं। तो चलें चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। तो ये एक सब डोमेन मैंने पॉइंट किया था हमारे वीपीएस पे और वहाँ पे ये एचटीएमएल का एक स्टैटिक पेज हमने बनाया था टेस्टिंग के लिए। आज अब हम वही चीज़ें फ़ॉलो करेंगे, तो मैं यहाँ पे ओपन कर लूँ अपना आर्टिकल, जहाँ से मैं कमांड्स कॉपी पेस्ट करता रहूँगा और आज हमने करना है सबसे पहले तो इसके साथ कनेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे लास्ट जो टर्मिनल था, वहाँ पे आ रही है उसकी आउटपुट टाइम आउट सर्वर आपका आईपी एड्रेस नॉट रिस्पोंडिंग, यानी कि वो टाइम आउट हो चुका है। तो जब आप ज़्यादा अरसे के लिए सर्वर से डिस्कनेक्ट रहते हैं, तो ये चीज़ कॉमन है। यहाँ पे आपने सिंपली ये करना है, अब आप आ चुके हैं वापस अपने टर्मिनल पे। यहाँ पे मेरी मैकबुक और साथ मेरा यूज़र नेम बता रहा है। तो अब की प्रेस करके ये पुरानी कमांड जो थी लास्ट जो मैंने रन की थी, वो वापस आ गई। जहाँ पे एसएसएच आई में आइडेंटिटी यानी कि अपनी प्राइवेट की मैंने दी, यूज़र और फिर अपना आईपी एड्रेस। तो इसको फिर से कर लेते हैं कनेक्ट ताकि हम सर्वर से कनेक्ट हो जाएँ। पासवर्ड्स उसने माँगा वो दे के और हम सर्वर से हो गए कनेक्ट। अब आउटपुट सारी क्लियर कर देते हैं। तो अब सबसे पहले हमें चाहिए कंपोज़र, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे ये कमांड्स लिख के रखी हुई हैं। आपने इनको वन बाय वन यहाँ पे करना है रन, ठीक है? नंबर 2 इसको ये सारी कॉपी कर ली, एंटर और यहाँ पे मेक श्योर करना है इंस्टॉलर वेरिफाइड आ रहा हो। अगर इंस्टॉलर करप्ट आ रहा हो, तो उससे मुराद है कि आप किसी ऐसे नेटवर्क पे हैं जहाँ पे कोई मैन ऑफ द मिडल अटैक कर रहा है और आपको ये नहीं करना चाहिए डाउनलोड या कोई भी और इश्यू है वहाँ पे। तो ये भी कर लिया मैंने फाइनल। अच्छा अब कंपोज़र हो गया इंस्टॉल, अब मैं इसको रन करता हूँ। कंपोज़र आ चुका है हमारे पास। वो बस कन्फर्म करवा रहा है कि आप रूट से करना चाहते हैं रन। मैं इसको येस कहूँगा तो ये आ गया, ठीक है। नेक्स्ट अब हमने एनपीएम इंस्टॉल करना है और उसके लिए हम यूज़ करेंगे एनवीएम। एनवीएम क्या चीज़ है? शायद ये पिछले लेक्चर्स में कवर मैंने किया हो मुझे याद नहीं, लेकिन मैं आपको फिर भी थोड़ा-सा इंट्रो दे देता हूँ। एनपीएम और नोड जो है, ये तो नोड टेक्नोलॉजी आप सबको पता है। एनपीएम जो है, ये नोड का पैकेज मैनेजर है, ठीक है? अब एनवीएम क्या चीज़ है? नोड वर्ज़न मैनेजर। ये क्या करेगा कि इन केस अगर आपके प्रोजेक्ट वहाँ पे मल्टीपल हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास मल्टीपल नोड के वर्जन्स हों, बजाय आप एक ही डाउनलोड करके उसी को यूज़ करते रहें, तो एनवीएम उसको ईज़िली स्विच करने की आपको ऑप्शन देगा। तो हम पहले करेंगे एनवीएम को इंस्टॉल, उसके लिए ये कमांड, ठीक है? ये आ गई। इसने ये कर दिया डाउनलोड, ठीक है? और मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्क वैसे नहीं करेगी, आपने फिर ये रन करनी है। ये आ गया, ठीक है? अब आउटपुट कर देते हैं क्लियर और अब एनवीएम की हमारे पास कमांड मौजूद होगी, एनवीएम, ठीक है? और अब हम करेंगे एनवीएम इंस्टॉल और आगे जो भी नोड का वर्ज़न हमने इंस्टॉल करना होगा वो। बेटर ये है अगर आपको नहीं कन्फर्म कि आपका प्रोजेक्ट जो है पुराने नोड वर्ज़न पे है या न्यू पे है,
आप सिंपली इंस्टॉल कर लें उसका स्टेबल वर्जन nvm इंस्टॉल स्टेबल। तो अब ये एनवीएम जो है नोड वर्जन मैनेजर, ये डाउनलोड और इंस्टॉल करेगा नोड को भी और npm को भी। ये आ गया। अब हमारे पास npm वर्जन ये और नोड वर्जन 25 ये आ गए। ठीक है, अब हमारा ये वाला सेटअप कंप्लीट है। अब हम आ जाते हैं इधर अपनी लारावेल ऐप को डिप्लॉय करने की तरफ। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमें एक चाहिए सेपरेट यूज़र हमारी यूबुंटू पे, हमारे सर्वर पे। क्योंकि रूट जो है इसके पास बहुत सारी परमिशंस होती हैं, यानी टू मैनी। इसीलिए आपको याद हो कंपोज़र जब मैंने रन किया तो उसने वार्निंग दी थी कि आप कंपोज़र को रूट के या सुपर यूज़र के साथ ना रन करें, कि वो फाइल्स वगैरह को मॉडिफ़ाई भी कर सकता है, कोई आपकी सेंसिटिव फाइल्स भी हो सकती हैं सिस्टम की, ठीक है? तो इसलिए रूट को यूज़ नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और आर्टिकल मौजूद होगा डिप्लॉय, ये सिक्योर डिप्लॉय यूज़र लारावेल। तो सबसे पहला अब हमने काम क्या करना है, एक सेपरेट यूज़र क्रिएट करना है अपनी सर्वर के ऊपर, अपने यूबुंटू में। ये ऐसे ही है जैसे आप विंडोज़ के ऊपर मल्टीपल यूज़र्स बना लेते हैं। तो उसके लिए ये कमांड ऐड यूज़र, डिसेबल पासवर्ड, ये और साथ उसको नाम हमने दे दिया डिप्लॉय। तो अब हमें करना है इसको गिटहब के थ्रू डिप्लॉय। तो उस सबसे पहले हम फिर क्या करेंगे, अपने इस कोड को जो हमने एप्लीकेशन बनाई थी, इसको गिटहब पे अपलोड करेंगे। गिटहब का मैं बेसिक इंट्रो देता जाता हूँ, ये आपने खुद से भी इस पे लर्न करना है कि ये क्या चीज़ है। गिटहब बेसिकली आपके जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग का प्रोजेक्ट, उसका एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम होते हैं कि आप अपने कोड जो है वो यहाँ पे होस्ट करते हैं। कोड यहाँ पे पड़ा रहता है और एक्चुअली जो होस्ट है जहाँ पे उसने रन होना है वो वेब होस्टिंग और होती है। गिटहब क्या करता है, आपने यहाँ पे आके करना है साइन अप, तो आपके पास इस तरह कुछ प्रोफाइल आ जाएगी। तो इधर साइन अप और लॉगिन करने के बाद आपने फिर करना है गिटहब डेस्कटॉप को डाउनलोड। गिटहब डेस्कटॉप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको ये लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप गिटहब डेस्कटॉप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गिटहब डेस्कटॉप को डाउनलोड करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है? इधर आपने फिर इस डेस्कटॉप एप्लीकेशन के अंदर भी करना होगा लॉगिन। सेटिंग्स में आके यहाँ अकाउंट और इधर आपके सामने ऑप्शन आ रही होगी, उसको स्क्रीन पे जो भी चीज़ें आएँगी फ़ॉलो करते हुए, जो आपने अभी-अभी अकाउंट बनाया होगा गिटहब के ऊपर, उसको आपने यहाँ पे भी लॉगिन कर लेना है, ताकि इस तरह से आपका अकाउंट यहाँ पे आ रहा हो। ये करने के बाद फिर हम अब क्या करेंगे, यहाँ से हम आएँगे फाइल, न्यू रिपॉज़िटरी और इधर हम सेम नाम देंगे जो हमारे इस प्रोजेक्ट का नाम था। क्लासेस रिकॉर्डिंग, ये नाम, ठीक है? फर्स्ट फिलामेंट पीएचपी ऐप, ये नाम दे दिया यहाँ पे, ठीक है? मेक श्योर कर लिया कि यहाँ से पाथ भी हम सेम सेलेक्ट कर लें। तो नीचे फिर यहाँ पे वो कन्फर्म भी करवा रहा होगा, रिपॉजिटरी विल बी क्रिएटेड एट, ये बात हमारा क्लासेस रिकॉर्डिंग्स फर्स्ट फिलामेंट पीएचपी ऐप। तो ये जब आप कन्फर्म कर लें तो यहाँ से किया क्रिएट रिपॉजिटरी। अब ये क्या करेगा, इसने जो भी आपका वहाँ पे एग्जिस्टिंग कोड मौजूद होगा, हमारा ये सारा, इसको यहाँ पे हिस्ट्री के अंदर आपको इनिशियल कमिट के अंदर नज़र आ जाएगा, ठीक है? ये सारा वो कोड था, ये आ चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से पब्लिश रिपॉजिटरी, सेम नाम, ऑर्गेनाइजेशन नन, आपकी वैसे बाकी ऑप्शंस भी नहीं आ रही होंगी, और इसको कीप दिस कोड कोड प्राइवेट इन केस अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिपॉजिटरी किसी और को ना नज़र आए। अगर आप कोई ऐसी ऐप बना रहे हैं जो आप शोकेस करना चाहते हैं कि आपका कोड पब्लिक हो भी जाए, खैर है, लेकिन आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्ड होगी कि फ्यूचर में आपको कोई क्लाइंट पूछे, वो आपकी प्रोफाइल पे आके देख सकता हो कि इसने ये काम किया हुआ है लारावेल में।
तो फिर आप इसको अनचेक कर दें ताकि वो पब्लिक हो। मैं अपने केस में इसको प्राइवेट कर रहा हूँ और इसको यहाँ से किया पब्लिश रिपॉजिटरी। अब ये क्या करेगा, गिटहब डेस्कटॉप आपकी ये सारी कोड की फाइल्स अपलोड कर देगा गिटहब के ऊपर। जैसे ही ये कंप्लीट होगा हम फिर इसको देखते हैं। ये हो गया कंप्लीट। अब इधर आके रिपॉजिटरीज के अंदर, और ये आ गया फर्स्ट फिलामेंट पीएचपी ऐप जो हमने अभी-अभी अपलोड की है, पुश की है गिटहब के ऊपर। अब गिटहब का फ़ायदा ये होगा कि हमारा सारा कोड यहाँ पे पड़ा होगा। इन केस अगर आपकी हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाती है, लैपटॉप ख़राब हो जाता है या किसी भी वजह से डाटा डिलीट हो जाता है, तो आपका कोड सारा गिटहब के ऊपर पड़ा होगा। तो अब ये एक पार्ट हो चुका है, हमारा अब कोड आ गया है गिटहब के ऊपर। अब आ जाते हैं वापस यहाँ अपने सर्वर पे, ठीक है? डिप्लॉय के यूज़र में हम आ गए थे। अब नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना है कि हमारा कोड पड़ा है गिटहब पे और उसको हमने पुल करना है, खींचना है, डाउनलोड करना है अपने सर्वर के ऊपर, ठीक है? अब अगर तो आपकी रिपॉज़िटरी होगी पब्लिक, तो आप इसको सिंपली गिट क्लोन और आगे यूआरएल देके ये काम कर सकते हैं। यूआरएल यहाँ से अ, इधर क्लिक करेंगे रिपॉज़िटरी पे आके एसएसएच और ये वाला इसका पाथ, ये किया कॉपी। तो अगर वो पब्लिक होगी आपकी रिपॉज़िटरी, तो आप उसको ऐसे भी कर सकते हैं। इसने परमिशन एरर दे दिया, वो इस वजह से कि डिप्लॉय यूज़र को इसके ऊपर परमिशन नहीं। तो मैं सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, इधर से आ जाता हूँ एग्ज़िट, वापस रूट पे आ गए और आ जाता हूँ सीडी वार ट्रिपल डब्ल्यू और बल्कि यहाँ पे ही ट्रिपल डब्ल्यू पे एचटीएमएल के अंदर रहे। अब यहाँ पे मैं सेम काम अगर रन करूँ, तो अगर वो पब्लिक होती, तो इसने इसको डाउनलोड कर लेना था। ये पहले वही कन्फर्मेशन कह रहा है, इसको करते हैं येस। तो अब इसने ये कहा परमिशन डिनाइड, ठीक है? कुड नॉट रीड फ्रॉम द रिमोट रिपॉजिटरी, कि आपकी जो रिमोट रिपॉजिटरी है उधर से मुझे परमिशन नहीं मिली मैं इसको रीड कर सकूँ। तो ये इस वजह से हुआ। तो ये एरर इस वजह से आया था कि हमारी रिपॉजिटरी प्राइवेट है और उसकी एक्सेस नहीं है हमारे सर्वर को, ठीक है? हम इस कोर्स के अंदर आपको अब ये भी बताएँगे क्योंकि वो बहुत ईज़ी पार्ट था कि पब्लिक रिपॉजिटरी को कैसे क्लोन करके हमने वहाँ पे डिप्लॉय करना है। लेकिन अब हम करेंगे कि प्राइवेट जो रिपॉजिटरी है उसको एक्सेस देने के लिए कि सर्वर में भी एक्सेस हो सके, तो वो हम कैसे करेंगे काम? नंबर 1 आपने काम ये करना है, हम वापस चले जाएँगे अपने डिप्लॉय यूज़र में, ठीक है? ये आ गया मैं डिप्लॉय में। उधर हम एक एसएसएच की पेयर न्यू जनरेट करेंगे। अब यहाँ पे आपने ध्यान देना कि पहले जो हमने एसएसएच की पेयर जनरेट किया था, वो था हमारे कंप्यूटर के ऊपर, हमारे लैपटॉप के ऊपर और वो इसलिए था कि हमारा लैपटॉप हमारे वीपीएस को, हमारे युबंटू वाले सर्वर को एक्सेस कर सके। अब ये हम एसएसएच की पेयर जहाँ पे जनरेट करेंगे कि हमारा वीपीएस, हमारा सर्वर और उधर का स्पेशली ये डिप्लॉय का यूज़र एक्सेस कर सके हमारी गिटहब रिपॉजिटरी को, ठीक है? उम्मीद है सबको क्लियर होगा। अगर यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है तो फ़ौरन कमेंट में रिप्लाई कर दें, इससे पहले कि आप आगे वीडियो देखें। तो अब हम ये करेंगे एसएसएच की पेयर जनरेट, ये कमांड, ठीक है? डिप्लॉय एट सर्वर के नाम से और ये मेक श्योर आपने करना है डिप्लॉय यूज़र से आप रन करें। पहले ये रन करेंगे ताकि डिप्लॉय यूज़र में लॉगिन कर लें और फिर किया ये रन। उसने ये जनरेट कर दी फाइल्स। अब इधर से ये जो पब्लिक की है, अब आपको याद होगा पब्लिक की जो है वो ताले की तरह वर्क कर रही थी। तो अब हम गिटहब को जाके कहेंगे कि इस रिपॉजिटरी पे ये वाला ताला लगा दो ताकि मैं अपनी इस सर्वर के थ्रू इसकी जो पब्लिक की है वो एक्सेस के उसको कर सके, प्राइवेट की सॉरी। तो पब्लिक की को मैं करूँगा कैट, कैट की कमांड क्या करती है
कि किसी भी फ़ाइल को उसके कंटेंट को हमें शो करवा देगी। तो कैट स्पेस आगे पब्लिक की का मैंने पाथ दिया, जो उसने अभी-अभी जनरेट किया सर्वर पे। तो ये आ गया इसका कंटेंट। इसको मैंने कर लिया कॉपी। अब यहाँ रिपॉज़िटरी के अंदर सेटिंग्स और इधर होगा डिप्लॉय कीज़। इधर आके मैंने किया ऐड डिप्लॉय की, इसको कुछ नेम दे दिया और वीपीएस डिप्लॉय यूज़र, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे टाइटल दे दिया और यहाँ पे कर दी की को मैंने प्लेस। अब इधर राइट एक्सेस देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा सर्वर रिपॉज़िटरी पे कुछ राइट नहीं करेगा। हमारा वर्कफ़्लो क्या होगा कि हमारे लैपटॉप पे हम कोड में चेंजेस करेंगे और इसको यहाँ से करेंगे पुश गिटहब पे, और सर्वर हमारा जो है वो वहाँ से सिर्फ़ पुल करेगा डाटा, डाउनलोड करेगा github.com से। तो इस वजह से अलो राइट एक्सेस को नहीं करना चेक, ज़रूरत नहीं हमें। इधर से मैंने कर दिया अब इसको ऐड की, ठीक है। अब क्या हुआ है कि हमारी रिपॉज़िटरी के अंदर ये पब्लिक की आ चुकी है और इससे हमारा जो अब ये डिप्लॉय वाला यूज़र है सर्वर के ऊपर, वो इसको एक्सेस कर सकेगा। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे वापस, ठीक है। ये सेम मैंने यहाँ भी एक्सप्लेन किया था। तो अब हम करेंगे गिट क्लोन, सेम पार्ट वही। अब हम आ चुके हैं यहाँ वार ट्रिपल डब्ल्यू फ़ोल्डर के अंदर। तो इधर एलएस करके देखता हूँ, ये एचटीएमएल का फ़ोल्डर पड़ा है। इसको हम वहाँ भी रहने देते हैं, सेपरेट कर लेते हैं यहाँ पे गिट क्लोन और हमारी रिपॉज़िटरी का यहाँ से किया एसएसएच के अंदर ये पार्ट कॉपी। तो ये हमारी कंप्लीट होगी कमांड गिट क्लोन और आगे ये। इसको अब मैंने किया एंटर। अब इसको आ गया परमिशन का इशू कि डिप्लॉय जो यूज़र है, इसको इस डायरेक्टरी के अंदर कुछ राइट करने की परमिशन नहीं है। हमने ये अभी न्यू यूज़र बनाया, तो एक स्टेप हमने करना है यहाँ पे एग्ज़िट पहले, रूट में आ गए। अब रूट को सारी की सारी एक्सेस है। तो अब रूट कहेगा कि इस डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे कमांड मौजूद होगी, मैं लिख ही लेता हूँ ch-own, ठीक है। ये ओनरशिप चेंज करेगा -r रिकर्सिवली कि उस फ़ोल्डर के अंदर जितने भी फ़ोल्डर्स होंगे, उनके अंदर जितने भी फ़ोल्डर्स होंगे उन सबको। उसके आगे डिप्लॉय कोलन ट्रिपल डब्ल्यू डाटा और आगे हम दे देंगे उसका पाथ। पाथ क्या है? वार ट्रिपल डब्ल्यू, कि इस फ़ोल्डर के ऊपर और इसके अंदर जितनी भी फाइल्स और फ़ोल्डर्स होंगे, उनमें इसकी ओनरशिप ऐड कर दो। ये मैंने किया रन। अब वापस आ जाते हैं हम अपने डिप्लॉय यूज़र में। ये आ गए और अब मैं सेम कमांड दोबारा रन करूँगा, ये वाली उसको क्लोन करने के लिए। ठीक है, उसने ये कन्फर्मेशन माँग रहा है कि जो गिटहब के सर्वर्स हैं उसके फिंगरप्रिंट ये हैं, आप कन्फर्म करते हैं? मैंने किया येस और इसने ये डाउनलोड किया, ठीक है, परमानेंटली एडिड। रिमोट से ये चीज़ें उसने की गेट, टोटल इतनी फाइल्स, ऑब्जेक्ट्स और उन सारों को कर दिया डाउनलोड। अब यहाँ पे करता हूँ मैं एलएस, तो अब एचटीएमएल के साथ एक ये न्यू फ़ोल्डर आ चुका है और इसके अंदर हमारा कंप्लीट लारावेल का कोड है, जो हमने यहाँ पे किया था डाउनलोड, यहाँ पे किया था पुश अपने लैपटॉप से। अब क्योंकि गिटहब के ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी नोड या कंपोज़र के पैकेजेज़ हैं, वो अपलोड नहीं होते। जैसा मैंने पहले भी आपको बताया था पिछले लेक्चर्स में कि वेंडर का फ़ोल्डर और इधर से नोड मॉड्यूल्स यहाँ पे नहीं मौजूद। वो दोनों जो हैं वो आपने कभी भी किसी को प्रोजेक्ट शेयर करना हो तो आपने वो अंदर से डिलीट कर देने हैं। वो इस वजह से कि कंपोज़र डॉट जेसन और पैकेज डॉट जेसन, इनके अंदर सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है कि इस प्रोजेक्ट को कौन-कौन से कंपोज़र और एनपीएम के पैकेजेस चाहिए। तो अब वहाँ पे भी क्या है, मैं आ जाता हूँ सीडी
फर्स्ट फिलामेंट पीएचपी ऐप और इधर एलएस करते हैं, तो यहाँ पे वेंडर का फ़ोल्डर और नोट मॉड्यूल्स का नहीं मौजूद। तो हम यहाँ पे करेंगे कंपोज़र इंस्टॉल, ताकि कंपोज़र डॉट जेसन की बेस पे जो पैकेजेस इसको रिक्वायर्ड थे वो इंस्टॉल हो जाए। ये किया रन, ये हो गया सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड। अब हमने क्या करना है कि एनईएनवी फाइल के अंदर आपको याद है कि हमने डेटाबेस यूज़ करवाया था इसका एसक्यूलाइट का। अब हमारे सर्वर पे क्योंकि माईएसक्यूएल मौजूद है, तो एसक्यूएल हम नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रोडक्शन के लिए रिकमेंडेड नहीं होती। हम यहाँ पे क्या करेंगे नैनो डॉट ईएनवी, बल्कि यहाँ पे डॉट ईएनवी एग्जाम्पल मौजूद होगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, डॉट ईएनवी एग्जाम्पल को कॉपी कर लेंगे, सीपी कमांड डॉट ईएनवी एग्जाम्पल, और इसको डॉट ईएनवी के नाम से कॉपी कर लो। ये की रन। अब उस डॉट ईएनवी को करेंगे एडिट नैनो के थ्रू, और यहाँ पे अब हमने करना है इसकी कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे डीबी कनेक्शन हम कर देंगे माईएसक्यूएल, ठीक है? होस्ट हमारा होगा यही, पोर्ट हमारी होगी यही, डिफ़ॉल्ट पोर्ट हमने कोई उसकी इस तरह से चेंजेस नहीं की माईएसक्यूएल सर्वर की। अब ये 3 चीज़ें हमें क्रिएट करनी है। अब यहाँ पे कर देता हूँ मैं इसको एग्ज़िट, एक स्टेप फिर बैक आ गए। अब यहाँ से एग्ज़िट करके रूट के ऊपर से हमने जाना है माईएसक्यूएल सर्वर में। माईएसक्यूएल सर्वर में गए, अब यहाँ पे हमने माईएसक्यूएल पे डेटाबेस क्रिएट करना है, ठीक है? मैं इसके लिए स्पीड अप काम करने के लिए चैटजीपीटी से कह देता हूँ गिव मी एसक्यूएल कमांड्स टू क्रिएट अ यूज़र अ डेटाबेस एंड गिव दैट यूज़र परमिशंस टू दैट डेटाबेस। कि हमने नंबर 1 एक यूज़र क्रिएट करना है, उसका यूज़र नेम और पासवर्ड होगा फिर हमने एक डेटाबेस क्रिएट करना है, और फिर उस यूज़र को जो हमने पहले क्रिएट किया है, उस डेटाबेस की फुल एक्सेस दे देनी है। तो इसके लिए ये आ गया, क्रिएट यूज़र, ये एक कमांड। इनको मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, अ, बल्कि इसको अब ये वाला पार्ट करें, ऐड के बाद लोकल होस्ट आना चाहिए। यहाँ से आके इसको मैं फ़िलहाल टेम्परेरीली यहाँ पे रख रहा हूँ, और वो इसलिए कि पासवर्ड में इसका चेंज कर लो। तो पासवर्ड कुछ भी आप रैंडम यहाँ पे रख लें, ठीक है? उसमें स्पेशल कैरेक्टर्स भी ऐड कर लें। अब पहले ये कमांड रन की, इसका बल्कि यूज़र नेम भी चेंज करें। न्यू यूज़र के बजाय इसको कह देते हैं फिलामेंट पीएचपी यूज़र, ठीक है? तो पहले ये कमांड रन करेंगे माईएसक्यूएल सर्वर पे, टर्मिनल पे, यहाँ पे, ये आ गई। इसने यूज़र क्रिएट कर दिया, ठीक है? बल्कि यूज़र क्रिएट हो गया, डेटाबेस वाली ऊपर रह गई थी कमांड, ये क्रिएट डेटाबेस, और आगे उसको जो भी आपने नाम देना है, फिलामेंट पीएचपी, ठीक है? और सेम नाम हम यहाँ पे भी चेंज कर देंगे। तो अभी तक हमने यूज़र क्रिएट किया था, अब हम करेंगे इस कमांड के साथ क्रिएट डेटाबेस फिलामेंट पीएचपी, तो वो डेटाबेस भी क्रिएट हो गया। नेक्स्ट फिर हम करेंगे ये तीसरी, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस ऑन फिलामेंट पीएचपी, हमारा डेटाबेस डॉट स्टैटिक, मतलब उस पे जितने भी टेबल्स होंगे या वो खुद भी क्रिएट कर सके, टू फिलामेंट पीएचपी यूज़र एट लोकल होस्ट। तो ये हमारे डेटाबेस को एक्सेस मिल गई है हमारे यूज़र को। फाइनली हम करेंगे फ्लश प्रिविलेजेस, ताकि कैशे जो है परमिशंस का वो क्लियर हो जाए, और हमारा ये काम कंप्लीट है। अब मैं इसको कर दूंगा एग्जिट। अब हमारे माईएसक्यूएल सर्वर के ऊपर ये क्रिएट हो चुका है। हम यहाँ पे व्यू भी कर सकते हैं जाके, सर यहाँ आते हैं php माई एडमिन, और सेम यूज़र नेम ये,
और पासवर्ड आ गया ये। ठीक है, तो ये डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, जो कि एम्प्टी है। और माइग्रेशंस जब रन होंगी लारावेल की, तो इसमें खुद ब खुद डाटा आ जाएगा। अच्छा, अब माई एसक्यूएल के लिए, माई एसक्यूएल सर्वर में आने के लिए हमें ज़रूरत थी रूट की। अब हमें रूट की ज़रूरत नहीं, तो वापस चले जाते हैं डिप्लॉय यूज़र में। ठीक है, और उधर से फिर अब सी डी फर्स्ट फिलामेंट पीएचपी ऐप, और इधर नैनो किया ENV फाइल को। अब इसमें जो हमने चीज़ें छोड़ दी थी, डेटाबेस का नेम ये कर देंगे, यूज़र नेम डेटाबेस का, और पासवर्ड। तो डेटाबेस हमारा आ गया ये फिलामेंट पीएचपी। ठीक है, यूज़र नेम हमारा आ गया ये वाला फिलामेंट पीएचपी यूज़र, और पासवर्ड आ गया ये। पासवर्ड में क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं, तो इसलिए बेस्ट ये है कि आप इसको इस तरह से रैप कर लें। ठीक है, अब इसको किया क्लोज और सेव। तो अब हमारी ENV फाइल की कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है लारावेल की। अब हम क्या करेंगे, PHP आर्टिसन माइग्रेट। ठीक है, इसके लिए आपने मेक श्योर करना है आप उसी डायरेक्टरी के अंदर मौजूद हों अपने लारावेल ऐप की। तो इसने माइग्रेशंस का टेबल बनाया, ये टेबल बनाए, हम सारी माइग्रेशंस जो है वो रन कर दी। अब यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर था डेटाबेस का वो आ चुका है। फाइनली हमने ये काम करना है कि हम जब इधर आएँ, तो ये सर्व हो रही है इस वक्त हमारी www के अंदर HTML की डायरेक्टरी। अब हमने करवाना है कि यहाँ पे लारावेल को सर्व किया जाए। तो उसके लिए हम वापस जाएँगे एग्ज़िट करके रूट में, क्योंकि एनजिंग्स की कॉन्फ़िगरेशन रूट एडिट करेगा। उसके पास पूरी जो है वो परमिशंस है। तो ईटीसी nginx साइट्स इनेबल्ड, और ये आ गई। ठीक है, अब यहाँ से रूट हम डिफाइन करेंगे। हमारी जो डायरेक्टरी थी, वो डायरेक्टरी हमारी क्या थी, ये डायरेक्टरी थी फर्स्ट फिलामेंट PHP ऐप। मैं इसको वैसे एग्जिट करके ना वहाँ से कॉपी ही कर लूँ, ये कहीं स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो जाए। ये स्लैश पब्लिक। ठीक है, अभी तक लोकल पे हम रन करते आए हैं PHP आर्टिसन सर्व के थ्रू, और वो खुद ब खुद पब्लिक की डायरेक्टरी को सर्व करता है। यहाँ पे हमने इसकी रूट डायरेक्टरी नहीं, लारावेल की, उसके अंदर एक पब्लिक का फ़ोल्डर मौजूद होता है। हमने इसको देनी होती है एक्सेस। इसको किया क्लोज़ ये, और अब करेंगे nginx को पहले टेस्ट nginx t। तो उसने कहा सिंटैक्स ठीक है, सक्सेसफुल है हमारा टेस्ट। अब करेंगे systemctl रीस्टार्ट nginx। वेब सर्वर को रीस्टार्ट किया, और अब इसको करते हैं रीलोड, तो हमारी लारावेल ऐप यहाँ पे रन होगी। अच्छा, अब यहाँ पे परमिशन का ये एरर आया, इसको देख लेते हैं। मोस्ट लाइकली वही इशू होगा कि हमें परमिशंस एक दफ़ा फिर से सेट करनी है, कुछ फाइल्स बाद में क्रिएट हुई होंगी। नहीं, इतना पीछे नहीं, ये ch ऑन, ये वाली। इसको किया रन, इसको करता हूँ चेक। हाँ, नो एप्लीकेशन की। जब भी न्यू लारावेल की एप्लीकेशन होती है, तो उसमें एन्क्रिप्शन की ऐड करनी होती है। जैसे हमने PHP आर्टिसन माइग्रेट रन किया था, वैसे ही PHP आर्टिसन की जनरेट की कमांड होगी ये, इसको भी रन करना है। तो वापस इसके लिए आ जाते हैं वहाँ से, ताकि डिप्लॉय यूज़र ही वो काम करे। ठीक है, cd फर्स्ट फिलामेंट ये, और वहाँ पे PHP आर्टिसन की जनरेट। ठीक है, एप्लीकेशन की सेट हो गई।
अब इसको करते हैं एक दफ़ा फिर रन, तो ये हमारी लार्वल ऐप रन हो गई। इधर एडमिन था या डैशबोर्ड था, चेक कर लेते हैं। जो हमने अपना फिलामेंट का एडमिन पैनल प्रोवाइडर बनाया था, ये। यहाँ से हम करते हैं साइन अप, ज़रा टेस्ट करें। rizwan@test.com। तो ये साइन अप भी हो गया और लॉगिन भी हो गया और हमारी ऐप अब फंक्शनल है, रन कर रही है। तो आज के लेक्चर में हमने देखा कि हमने जो लैंप सर्वर क्रिएट कर लिया था, पहले वीपीएस ब्लैंक बनाया यूबुंटू के साथ, उसमें फिर लैंप स्टैक इंस्टॉल किया, लिनक्स एल से मुराद लिनक्स, ई एनजिन एक्स और माई एसक्यूएल और पीएचपी। तो आज के लेक्चर में फिर हमने उसमें इंस्टॉल किया कंपोज़र को, एनवीएम को, गिटहब पे अपना जो लारावेल का प्रोजेक्ट था उसको किया पुश और वहाँ से फिर डिप्लॉय की ऐड करके, क्योंकि हमारी रिपॉजिटरी थी प्राइवेट, डिप्लॉय की वहाँ पे ऐड करवा के और उसको किया सर्वर पे डिप्लॉय। लेक्चर क्योंकि काफ़ी लेंथी हो गया और मुझे लग रहा है कि आप लोगों को डाइजेस्ट करने में भी मुश्किल आएगी, तो जो ऑटो डिप्लॉयमेंट वाला सेटअप था उसमें होना ये था कि आप यहाँ से कोड करते हैं पुश, यानी फ़र्ज़ किया कि मैं यहाँ पे आके कुछ भी अगर करता हूँ चेंज, कोड में कुछ न्यू ऐड करता हूँ, न्यू माइग्रेशंस क्रिएट करता हूँ, तो फिर गिटहब पे यहाँ पे चेंजेस के अंदर वो आ जाती हैं। यहाँ पे एक काम करते हैं, क्विकली एक छोटा-सा हम कर लेते हैं टेस्ट। होम पे आके लेट्स गेट स्टार्टेड को चेंज कर देते हैं। ठीक है, ये वेलकम ब्लेड में था, तो इसको मैं चेंज करके कह देता हूँ दिस इज़ अ टेस्ट। यानी कुछ भी फ़ाइल में आप फाइल्स में आपने अगर चेंज की है, चाहे वो कंपोज़र आर्टिसन की कमांड से आपने माइग्रेशन क्रिएट की है या कुछ भी, तो वो इस तरह से आ जाएगा आपके पास चेंजेस। फिर उन चेंजेस को आप करते हैं यहाँ से कमिट, ठीक है? दिस इज़ अ टेस्ट कमिट, इसको किया कमिट, अभी ये हुई है कमिटमेंट। अब इसको करेंगे यहाँ से पुश, तो अब ये चीज़ें github.com पे चली जाएँगी। यहाँ पे इसको किया रिफ्रेश, तो ये बता रहा है कि जस्ट नाउ ये दिस इज़ अ टेस्ट कमिट, यहाँ पे चेंज कुछ पुश किया गया, ठीक है? अब ऑटो डिप्लॉयमेंट के केस में क्या होना था, उसपे मैं एक सेपरेट स्पेशल क्लास कर दूँगा आपके लिए लेक्चर, इन लेक्चर से हट के। उसमें ये होना था कि जैसे ही ये पुश हुआ है github.com पे, यहाँ पे खुद ब खुद वो चेंज आ जाना था, ठीक है? लेकिन फ़िलहाल क्या है, ये खुद ब खुद नहीं आया, हमें यहाँ पे आके इसको मैनुअली करना पड़ेगा, गिट पुल ओरिजिन मेन, क्योंकि हमारी मेन की ब्रांच थी, मेन के नाम से। तो उसने वो चीज़ें पुल कर लीं, ठीक है? यहाँ पे बता भी रहा है कि वेलकम ब्लेड में चेंजेस हुई हैं। अब इसको करता हूँ रिफ्रेश, तो ये आ गया दिस इज़ अ टेस्ट। तो अभी क्या है कि ये मैनुअल करना पड़ता है, भले ही एक कमांड के साथ। लेकिन इस कोर्स के आखिर में आपके लिए एक बोनस लेक्चर मैं रखूँगा, जिसके अंदर मैं आपको ये ऑटो डिप्लॉयमेंट भी करवा दूँगा। मेरी कोशिश थी कि मैं आज के लेक्चर में ही करवा देता, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि शायद आपको डाइजेशन में मसला हो या फिर ये को लेक्चर भी क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया, तो इसको हम सेपरेटली बाद में कर लेंगे। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी और अगर आप टेक का आपका माइंडसेट है, तो आपको मज़ा भी बहुत आया होगा आज के लेक्चर में। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे पाइथन, क्योंकि सर्वर की अब जो बेसिक जो नीड है, मेरी कोशिश थी कि आपको 100% कुछ भी ना करवाया जाए, 80% वो चीज़ें करवाई जाएँ जो 80% ऑफ द टाइम यूज़ होती हैं। बाकी जो रेयर केसेस हैं वो हम आप खुद से लर्न भी कर सकते हैं, उसके लिए ट्यूटोरियल्स भी फिर मिल जाते हैं, डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह। तो हमने ये सर्वर मैनेजमेंट में वो सारा काम किया है जिसको आपको 80% ऑफ द टाइम ज़रूरत पड़ती रहेगी, जब भी आपने कोई लार्वेल की एप्लीकेशन को लाइव करना होगा। तो उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, अगर आपका कोई क्वेश्चन है अच्छा लगा तो फिर भी तारीफ़ कर दें।
इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।